टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एनसीईआरटी क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 4.16। क्वेश्चन कहता है फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एन टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस एक्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। मतलब आपको कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, रेडियस आर है और एक्स डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आती है वो हम इस एक्सप्रेशन से देते हैं। ये पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, लैंग्वेज आपको इसमें जो मेन पॉइंट था जो हमें फाइंड आउट करना है वही मैंने लिखा है। द कंप्लीट क्वेश्चन यू कैन फाइंड फ्रॉम दी एनसीईआरटी। यानी जो मैंने यहाँ पे बोला करंट गिवन है तो ये ऑलरेडी गिवन पार्ट था क्वेश्चन के अंदर, बट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्वेश्चन की लैंग्वेज में। सो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं क्या निकालने के लिए बोला है। शो दैट इट रिड्यूसेस टू द सेम रिजल्ट एज फॉर द फील्ड एट द सेंटर। तो ये सेम रिजल्ट आ जाएगा जैसे कि हम सेंटर ऑफ द कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ द कॉइल बोल रहा है तो सेंटर यानी एक्स को आप क्या कर दें, ज़ीरो। ये पॉइंट पी जो यहाँ था वो उसने सेंटर पे लाने के लिए बोल दिया, तो हम पॉइंट एक्स को क्या ले लें, ज़ीरो ले लेते हैं। तो एक्स डिस्टेंस को हम ज़ीरो लेंगे और बाकी एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा करके दिखा दिया है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 बी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो रह जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन 2r क्यूब, और r क्यूब से कैंसिल हो जाता है, 2r बच जाता है। और ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप निकलती है। तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ r स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर जब हम बाहर लेके जाएंगे तो पावर्स कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ क्यूब बचता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्यूब आया था। नाउ पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में कहता है कि दो लूप ले लिए हैं, दोनों की रेडियस r है, दोनों में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट भी सेम है, आई करंट इधर है और आई करंट इधर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है, वो r डिस्टेंस है। और कहता है कि इसके हमें निकालना क्या है, वो लैंग्वेज हम पढ़ लेते हैं। शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल इज यूनिफॉर्म। हमें बताना है कि मिड पॉइंट के आसपास कुछ दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है और कितने वैल्यू से गिवन होती है, 0.72 म्यू नॉट आई एन आई बाई आर, और उसको हम इतनी वैल्यू से दे सकते हैं। वो ये कह रहा है कि फील्ड सब जगह नहीं यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जहाँ उन दोनों का मिड पॉइंट है उसके कुछ दूरी पर, बोथ साइड दोनों तरफ की कुछ दूरी पर फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होती है, और हमें वो इस एक्सप्रेशन से प्रूव करना है। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने दो लूप कंसीडर कर लिए हैं, रेडियस दोनों की आर थी, करंट भी दोनों में आर है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आर था। मिड पॉइंट लिया है ओ, और मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी r/2 है, और ओ से इधर वाली लूप का डिस्टेंस भी r/2 है। इन लूप्स को भी कुछ नाम देते हैं, लूप 1 एंड लूप 2 नाम दे देते हैं। तो अब कहता है कि दो पॉइंट्स हमने अज्यूम कर लिए हैं, इस मिड पॉइंट ओ के पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी एक पॉइंट हमने अज्यूम किया है Q, एंड P की तरफ भी यानी राइट हैंड साइड की तरफ भी हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया है P, और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने मान लिया 2D, Q से P तक का डिस्टेंस, यानी मिड पॉइंट से Q का डिस्टेंस भी D है, मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस भी D है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं ये दोनों पॉइंट P एंड Q। हम इन दोनों पॉइंट्स को, और ये कंडीशन मान के चलिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, द डिस्टेंस इज दैट द स्मॉलर कॉइल इज यूनिफॉर्म ओवर अ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द R। तो मतलब हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि D इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन R। तो ये जो डिस्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं ये इस डिस्टेंस दोनों लूप्स के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम R से बहुत छोटा D को मान के चल रहे हैं। ये हमने नहीं माना, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। यहाँ देखिए लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि एट पॉइंट बिटवीन द कॉइल्स इज यूनिफॉर्म ओवर अ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू R। तो R से काफ़ी छोटा है, ये हमने अजम्पशन लेकर चलनी है। तो अब हम बात करते हैं कि दो कॉइल्स हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो मैं यहाँ पर आर्टिफिशियली आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए दोनों कॉइल्स ले लिए और दोनों कॉइल को इस तरीके से प्लेस कर दिया है, और इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम लिए। हम सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए कि ओ पॉइंट पर क्या होगी। तो अब अगर हम देखें इस पॉइंट से ओ की डायरेक्शन से देखें तो ये साइड आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से देखने पर। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ पोल। तो हम देखते थे कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपको नॉर्थ पोल मिलता है, और क्लॉकवाइज जाते हो तो आपके पास साउथ पोल आता है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ से कहाँ जाती हैं, इन फ्रॉम द इनसाइड, नॉर्थ से निकलती हैं बाहर और साउथ से एंटर कर जाती हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे फील्ड लाइन कहाँ होगी, इस तरफ होगी।
टुवर्ड्स दी राइट साइड होगी। तो इस लूप 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकली तो BL1 जो है वो इस डायरेक्शन में एट पॉइंट O। सेम वे हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो फिर ये दिख रहा है आपको कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो अगेन फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकली और घूम कर वापस आई हैं साउथ से जाने के लिए, मतलब वापस साउथ से अंदर की तरफ एंटर हो रही हैं। तो यहाँ O पॉइंट पे फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ। तो अगेन आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिली है, लूप 2 की वजह से भी ऑन दैट सेम साइड, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। इसमें अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो हम राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं। देखिए कर्ल ऑफ द फिंगर्स मैंने बेंड किया तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, उस तरफ। इधर से देख लेते हैं, कर्ल ऑफ द फिंगर हमने बेंड किया तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, उस तरफ। तो दोनों डायरेक्शन में आपका सेम कर्ल बेंड करता है और लूप की डायरेक्शन सेम होती है। अब हमारा इनका काम खत्म हो गया है और अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने पर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड B1 पे निकालते हैं लूप 1 की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप 1 लें, हमारे को एक्सप्रेशन उन्होंने पहले दिया हुआ है। सर्कुलर लूप के लिए ये एक्सप्रेशन दे रखा है, यही एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0I_r²n/2x² + r²। ये फॉर्मूला मुझे लगाना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, r तो हो गया आपका रेडियस, लेकिन जो डिस्टेंस x है वो अब कितना हो गया। एक बार हम निकालेंगे पॉइंट Q के लिए, एक बार निकालेंगे पॉइंट P के लिए। तो चलिए दोनों की वजह से निकाल लेते हैं। तो जब हम पॉइंट P के लिए निकालेंगे तो कॉइल L2 की वजह से भी और L1 की वजह से जो फील्ड होंगी वो दोनों ऐड हो जाएंगी। पॉइंट Q पे निकालेंगे तो भी दोनों की वजह से जो फील्ड होंगी, यानी लूप L1 के लिए और L2 के लिए, वो भी ऐड हो जाएंगी। क्योंकि हम कह रहे हैं कि मिड पॉइंट के एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो दोनों की सेम है। तो हम एक ही पॉइंट लेते हैं, एक एक करके। पहले लूप 1 के लिए उस पॉइंट P पे निकाल लेते हैं, लूप 2 के लिए पॉइंट P पे निकालते हैं और देखते हैं कि उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ऐड करें तो व्हाट एक्सप्रेशन विल गेट। तो पहले निकाल रहे हैं पॉइंट P1 पे, और ये किसकी वजह से है, लूप L1 की वजह से। L1 की वजह से जो डिस्टेंस होगा वो आपका O पॉइंट तक का हो गया r/2, और उससे भी आगे d डिस्टेंस आगे जा रहे हैं आप। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो μ0I_r²n/2 तो एज इट इज़ लिखे, और जो बाकी का डिस्टेंस था, x जो डिस्टेंस था वो अब आपके पास हो गया r/2 + d। और सॉरी ये पार्ट मेरा दिख नहीं रहा होगा आपको, सो यस आप ठीक है। सो r/2 + d एंड देन इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर प्लस r², और ये पावर आ जाती है 3/2। यहाँ जो था x की जगह मैंने r/2 + d पुट किया। क्यों पुट किया है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हो गया r/2 और उससे भी आगे हम P पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें d और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यही हम लूप 2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ O तक का तो डिस्टेंस है r/2, लेकिन हमें तो पॉइंट P तक जाना है सिर्फ, तो हम उसमें से d सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P1 पे फॉर लूप 2 के लिए वो क्या आ गई, वो μ0I_r²n/2 एज इट इज़ रहेगा। लेकिन इन साइड ब्रैकेट अब आपके पास आ गया r/2 - d होल स्क्वायर प्लस r², और इसका भी पावर 3/2। ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस करके। नाउ वी हैव टू सॉल्व देम, बट हमें इनिशियली क्या करना होगा, इन दोनों लूप इक्वेशंस को हमें ऐड करना है बिकॉज दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो आई हैव रिटन सम स्टेप्स ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए वीडियो। d जो है B1 + B2 हमने ऐड कर दिया, दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ऐड की हैं। अब हमने इन एक्सप्रेशंस को ओपन करना था। ये जो ब्रैकेट पावर 2 है इसको मैंने ओपन अप कर दिया। जब आप इसे ओपन अप करोगे तो r/4 आएगा, यहाँ d² आएगा प्लस 2rd/2, एंड सिमिलरली दूसरी साइड भी। बट क्योंकि हम अजम्पशन ले चुके हैं दैट d इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, तो आप इस d² को नेग्लेक्ट कर सकते हो इक्वेटिंग टू 0, और बाकी दोनों r/4 और ये r² आप ऐड करके 5r²/4 आ जाता है। नाउ विल टेक देम टू अप विद द नेगेटिव पावर, एंड नेगेटिव पावर में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे nr²/2, और अब आपके पास आ जाएगा 5r²/4 प्लस, अच्छा यहीं से हम पहले से कॉमन निकाल लेते हैं, तो वी आर टेकिंग इट आउट कॉमन नाउ। ओके, नाउ आई हैव रिटन दिस, तो आई डोंट वांट टू चेंज इट, लेट इट बी।
जो हमने डिनोमिनेटर में माइनस पावर 3/2, ये 3/2 पावर थी, जब ये ऊपर जाएगा तो आपकी पावर हो जानी चाहिए थी प्लस। तो यहाँ मैं 1 लिख रही हूँ। मैं एक ही स्टेप में 2 स्टेप मिक्स कर दिए, बट लेट इट बी लाइक, चलिए कोई बात नहीं, RD। और फिर आप जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, तो 5/r² से आपको इस साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब पावर हो गई -3/2। अब क्योंकि ये -3/2 है और मैंने 5r²/n को कॉमन निकाला, तो इसे भी आप -3/2 ही लिखिए। अगर ये एज इट इज़ ऊपर जाता तो आप इसे लिखते। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर कर दूंगी आपको, क्योंकि हो सकता है अभी किसी को डाउट हो। तो ये भी रह जाएगा 1 - RD × 4/5r² और पावर हो गई 3/2। तो ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या किया कि ये जो डिनोमिनेटर था ये जब ऊपर जाना चाहिए था, तो एक्चुअली मैं ये पार्ट सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ और इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो 5r²/4 + RD जब ये ऊपर जाना चाहिए था तो -3/2 होना चाहिए था। अब आप इसमें से कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे 5r²/4 कॉमन निकालना था, यानी -3/2 मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, अंदर हो गया 1, इधर तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ तो ये फैक्टर था नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर सिंपली जिसको आता होगा मैथमेटिक्स, अब 12th के बच्चों को इतना तो पता होगा, तो हमने 5r²/4 से डिवाइड किया एंड 5r²/4 से मल्टीप्लाई भी किया। लेकिन ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था वो कॉमन चला गया बाहर, और इसको जब आप टर्न करके लिखोगे, ये -3/2 था, तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे लिखेंगे -3/2, सॉरी, और ये लिखेंगे तो 1 + RD रह जाएगा एंड 5r² तो नीचे है, लेकिन ये 4 ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा और विद -3/2 पावर। तो ये स्टेप कैसे आया प्लस वाला, ये मैंने ये एक्सप्लेन करके बताया है। क्या किया, ये पावर माइनस थी, माइनस में से ये वाला कॉमन निकालना था, कॉमन निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया कॉमन। जो अंदर नहीं थी हमारे पास वैल्यू, एक मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी, तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वाला कॉमन चला गया, डिवीजन वाले को रिवर्ट करके हमने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, अब इसमें बायनोमियल थ्योरम लगेगा, जो कॉमन हो कट सकते हैं उन्हें हम काट देते हैं। तो वापस बैक हम इस इक्वेशन से यहाँ आ रहे हैं। तो ज़रा देखिए हमारी एक्सप्रेशन चेंज हो रही है, μ0IN/r² 2 था, और जब वो रेसिप्रोकली इन्वर्स में था, इसको हम ऊपर सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/r² एंड द पावर इज -3/2। एंड हेयर यू मे यूज़ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है x⁻n, जिसको हम लिखते हैं 1 + nx + n × n-1/2 x² एंड सो ऑन। लेकिन जो हायर ऑर्डर टर्म है उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि d ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसलिए सिर्फ 1 ऑर्डर टर्म चाहिए। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो सिर्फ माइनस मल्टीपल होके आएगा। और यहाँ पर भी देखिए हम ये r² कैंसिल कर सकते हैं। जब आप इसकी पावर को ऊपर -3/2 लिखेंगे तो ये पावर अब ये माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ प्लस हो चुका है क्योंकि मैंने उल्टा करके लिख दिया है। अप टिल हेयर इट वाज माइनस, लेकिन जब मैं 4 ऊपर ले गई हूँ तो फिर ये प्लस हो गया। देन उसके बाद जब आप कैंसिल करेंगे तो ये पावर 2 and 2 कैंसिल होता है, क्यूब बच जाता है, और क्यूब के साथ जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन बचेगा μ0NI/2r। यहाँ पर 2r बच जाता है, और अंदर में आप इसमें बाइनोमियल लगाएंगे तो -3/2 यहाँ आएगा, इधर माइनस माइनस +3/2 हो जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 1 and 1, यानी सिर्फ 2 बचेगा अंदर की तरफ ब्रैकेट में। लेकिन हमारा ये ब्रैकेट भी है इससे पहले, तो यहाँ बचा था 4/5 की पावर 3/2, ये पावर × 2। तो ये अंदर का सॉल्व करके आपके पास 2 आया था, और जब आप इसे फाइनली सॉल्व करते हैं यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन हमारे पास थी फाइनली दिस। सो वी जस्ट नीड टू प्रूव इट। वैसे कभी इतने लंबे क्वेश्चन CBSE में आते नहीं हैं, बट अगर इन केस आ भी जाए तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं ये आप स्किप कर सकते हैं। इतने सारे एक्सप्रेशंस दिखाने की लिए ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या दिखाना होगा कि आपने दोनों फील्ड्स को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद एक एक्सप्रेशन लिखा है, फिर आप एक स्टेप दिखा सकते हैं एंड देन सिंपली लिखें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड फाइनली गिव द आंसर। यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट। Now let us take one more question from NCERT, and it states that a straight horizontal rod of length 0.45 meter, mass is also given to you, suspended to the 2 vertical wire, and a current of 5 ampere is set in the rod through the wire. Now what you have to find the magnitude, the magnetic field. What magnetic field should be set up normal to the conductor
इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज़ ज़ीरो। तो वायर के अंदर टेंशन ज़ीरो हो जाना चाहिए, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी सेट करनी पड़ेगी हमें, देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर गिवन विद लेंथ, मास एंड करंट, एंड आपको कहा गया है कि वायर हमने इस सस्पेंड कर रखी है किसके ऊपर, दो टेंशन्स दे रखी हैं थ्रू सम वायर, वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस वायर का जो वेट है वो कहाँ एक्ट करना चाहिए, डाउनवर्ड। तो अगर हमें ये वायर को बैलेंस करना है कुछ इस तरह से कि टेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो अगर टेंशन ज़ीरो करनी है तो हमें कोई एक फोर्स चाहिए जो ऊपर की तरफ एक्ट करे, जो एग्जैक्टली इसके इक्वल हो। फोर्स हमें अब चाहिए, करंट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, वो आप अकॉर्डिंग टू द करंट जैसे भी आप कंसीडर करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली फोर्स आ जाएगी। तो इस वक्त मैंने कंसीडर किया कि सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड वी नीड अ फोर्स अपवर्ड, देन एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डाउन, व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यही मैं अपना पुराना प्रॉप यूज़ कर रही हूँ, ये डायरेक्शन दिखा रहा है करंट की, दिस लेग इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स कहाँ चाहिए, मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, इस तरफ पॉइंट करनी चाहिए फोर्स। तो फोर्स इज अपसाइड, करंट मेरा ब्लैक इस तरफ जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, तो मेरा ये स्ट्रॉ पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस 2D फिगर, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए बी डाउनवर्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। जबकि अगर मैं वर्टिकली वैसे आपसे सिंपल बात करूँ, ये वायर थी जिसको आपने हैंग कर रखा था, करंट अगर इधर जा रहा है और आपका mg नीचे की तरफ डाउन कर रहा है, आप चाहते हो फोर्स ऊपर की तरफ लगे, तो उस केस में फील्ड उधर लगनी चाहिए, उस डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। बट हम उसे 2D में कैसे दिखाएं, तो इसीलिए तरीका ये होता है कि हम प्लेन ऑफ द पेपर को ये वर्टिकल फेज मान लेते हैं। तो ये प्लेन ऑफ द पेपर वर्टिकल फेज हो गया है, इसीलिए आपका फोर्स ऊपर दिखा दिया हमने और mg नीचे दिखा दिया। अब इक्वेट कर देते हैं सिंपली टू कैलकुलेट, f शुड बी इक्वल टू mg। अब ये क्लियर हो रहा है, f का फॉर्मूला होता है बिल साइन थीटा, f इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा, बट इन दिस केस थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर। तो हाउ मच, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमें तो बिल IL और B के बीच में एंगल चाहिए, तो लेंथ एलिमेंट करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 बन रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ बचा आपके पास BIL शुड बी इक्वल टू mg। सो देयरफॉर दोनों को हमने इक्वेट करना है, एंड व्हेन वी कैलकुलेट फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है mg/IL। सो सब कुछ आपको गिवन है, जो भी डायमेंशंस आपको गिवन थी वो प्लेस करेंगे तो 0.26 टेस्ला विल बी द आंसर। नाउ लेट अस सी द केस 2। For second case, what will be the total tension in the wire if the direction of current is reversed, keeping the magnetic field same? यानी अगर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चेंज किया है, तो टोटल टेंशन वायर में कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने यही किया, करंट हमने इनिशियली माना था इस डायरेक्शन में, अब हम उसे रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस था, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर था, ये अभी भी हमने वही माना है, mg डाउन एक्ट करा था, अभी भी वही मानते हैं, लेकिन फोर्स अब कहाँ हो गई। तो फिर से हम अपना स्क्रू रूल लेकर आए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाए हैं, तो करंट की डायरेक्शन अब की बार ये हो गई, आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है अभी भी डाउनवर्ड, तो स्ट्रॉ एक्ट कर रहा है या मैचस्टिक एक्ट कर रही है टू डाउनवर्ड ओनली, यानी कि mg की डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू हो गई। तो अब आपकी f और mg दोनों सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देंगे। सो नाउ व्हाट विल बी द नेट टॉर्क, देन नेट टॉर्क आपका नेट टॉर्क करें, नेट टेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम टोटल। सो नेट टेंशन जो है वो आ गया बिल BIL प्लस mg। तो जो BIL आपने पहले कैलकुलेट किया था वही यहाँ पे पुट करना है, mg की वैल्यू पुट करनी है, एंड द आंसर विल बी 1.18 न्यूटन। सिर्फ हमें ये देखना था कि पहले फोर्स अपोजिट थी, अब की बार फोर्स ऐड हो गई। सो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ आई एम सेइंग द टाइमिंग जो है वीडियो के 19-20 मिनट्स का हो गया है, तो आई एम नॉट एडिंग एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.23 एंड 4.224 क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।